अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट हमने जो सॉल्व किया था वो बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम था, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस अमूमन बहुत आसान चैप्टर समझा जाता है और होता भी आसान है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, या उतनी डेप्थ की नॉलेज नहीं होती, या उतना डेप्थली वो चीज़ों को जानते नहीं है, जिसकी वजह से गड़बड़ कर जाते हैं। वरना ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपने इसको सही तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज m इज इक्वल टू एम आई जे, वेयर i इज द नंबर ऑफ रो एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम। इफ मैट्रिक्स m इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर स्टूडेंट को डायगोनल मैट्रिक्स का पता है तो ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का नहीं पता तो ये सवाल आपके समझ में ही नहीं है क्या कह रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कौन सी कंडीशन है जो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सूटेबल है। इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके आपके पास वैल्यूज हो, ठीक है। डायगोनल के अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो, ठीक है। इसमें जीरो भी आ सकता है, हो सकता है 5 की जगह या जीरो लिख दिया जाए, ठीक है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हों और उसके ऊपर और नीचे हमारे पास जो है वो जीरोज हो, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन। अब कंडीशन कौन सी यहाँ पर सही होगी वो बताना जरूरी है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कंडीशन दी हुई और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कहती है? अब डायगोनल आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आना भी चाहिए, ये डायगोनल को पता होना चाहिए स्टेज पे। पहली कंडीशन कहती है एम आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे बराबर नहीं होंगे तब वैल्यू जीरो होंगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, A11, A12, A13। अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होना। 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सवाल आसान है। अब इसमें क्या कह रहा है? एम आई जे की वैल्यू जीरो के बराबर है जब आई और जे बराबर नहीं है। तो आई और जे कहाँ कहाँ बराबर नहीं होते? जहाँ जहाँ आई और जे बराबर नहीं होते वहाँ जीरो लिख दो। यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो लिख दिया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। डायगोनल बच गया, ठीक है। डायगोनल बच गया, बाकी सब जीरो हो गए पहली कंडीशन के मुताबिक। इसका मतलब डायगोनल में कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 बेसिकली करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको और बेहतर देखने के लिए हमें सेकंड ऑप्शन को भी गो थ्रू करना पड़ेगा और थर्ड को भी। ऐसे नहीं कह सकते कि हम फर्स्ट अगर हमें ठीक है, फर्स्ट तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन सेकंड थर्ड को देखना भी ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन कह रही है एम आई जे जीरो के बराबर जब आई और जे बराबर हो। जब आई और जे बराबर हो और वो जीरो हो जाए, इसका मतलब आपका डायगनली जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये डायगनल तो कहलाएगा नहीं, ठीक है। डायगनली कंडीशन आउट हो गई, तो सेकंड वाला तो आपका निगलेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक है। अभी हम फर्स्ट वाले को करेक्ट नहीं कह सकते। अच्छा, अब आते हैं थर्ड वाले की बारी। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? थर्ड हमें कह रहा है कि एम आई जे जीरो के बराबर नहीं होगा। कब जीरो के बराबर नहीं होगा? जब आई और जे बराबर हो। तो इसका मतलब ये है जब एम आई और जे बराबर नहीं होंगे तब जीरो होगा। तो ये एग्जैक्टली पहली वाली कंडीशन बन गई, सिर्फ थोड़ी सी उन्होंने चीज़ों को चेंज कर दिया, बात वही कही है। एम और एम आई जे बराबर नहीं है जीरो के जब आई और जे बराबर है। मतलब इसका मतलब है M11, क्योंकि आई और जे बराबर, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। 1 and 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आप लोग को। MCQ नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए सिंपल। रॉ बाय, पहले तो ये चेक करना, ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वरना पहले ये चेक करना चाहिए इसकी हमारे पास जो है ऑर्डर क्या है। पहला मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है? 3 रॉ 2 कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 3/2 का, दूसरा मेरे पास है 2/2 का। तो ये रॉ और कॉलम, इसके कॉलम और इसकी रॉ बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। वैसा तो ऑप्शन देख के बदल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो यहाँ पर ऑप्शन दिया होता नॉट पॉसिबल का, ठीक है। तो पहले तो चेक करा करें भाई कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाए टाइम। वैसे तो ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, क्विकली इसमें भी आप कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और रॉ टू कॉलम, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 0 द 0, 0 0 द 0 हो गया। फिर यही सेकंड कॉलम से 1 1 द 1, 1 0 द
0 1 ज़ा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट रॉ की बारी, फिर 0 + 0 बन गया और ये बन जाएगा 1 + 0। इसी तरह लास्ट वाले की बारी, यही सेम स्टेप, 0 + 0 और ये हो गया 1 + 0। तो ये मेरे पास बन गया 0 0 0 1 1 1। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा था, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था अगर आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें आती हों। ठीक है अच्छा जी, इसका ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट आया है वो ऑप्शन नंबर बी है। इफ 4z इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन z इज अ, अच्छा 4z एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर हम किसको कहते हैं? जिसके डायगोनल के अंदर सेम वैल्यूज आ जाएं, बाकी सब जीरो हों लेकिन डायगोनल के अंदर सेम वैल्यू, वन के अलावा कोई भी नंबर आ जाए और डायगोनल में सेम आ जाए, वो स्केलर कहलाता है। तो वो कह रहा है जो 4z है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। 4z मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, तब वो स्केलर बन रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि z कौन सा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि नल मैट्रिक्स का मतलब है सारी वैल्यू जीरो है। तो जब 4 सारी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। डायगोनल में हमारे पास डायगोनल के अंदर सारी वैल्यू अलग अलग होती है, यहाँ पर बताए नहीं कि कौन कौन सी वैल्यूज है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनली स्केलर की कंडीशन नहीं बना सकता। तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगा। क्यों होगा? देखिए, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पास डायगोनल के अंदर 1 1 हो। अभी ये जो z है ये आइडेंटिटी, जब 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये स्केलर बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा इसके एमसीक्यूज बहुत आसान है, लेकिन आपकी डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे तो ये एमसीक्यूज बहुत आसान है और इसके अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आगे आते हैं माइनर को फैक्टर्स के ऊपर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइनर एलिमेंट ऑफ A23। अब A23 आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट हमारे पास होगा। A23 ये मेरे पास एलिमेंट है A23। ठीक है, अब माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर के लिए जो भी हमें दिया गया A23, इसकी रॉ और कॉलम को कट कर दें। 23 था ना, यहाँ पर 23 आएगा, उसकी रॉ और कॉलम कट कर, जो बच गया उसको मैट्रिक्स में लिख दें। अब इसका डिटरमिनेंट ले लें। डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है, सिंपल, 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 4 मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। को फैक्टर कैसे निकलता है? को फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? को फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या था हमारे पास? -1 की पावर i + j और फिर हमारे पास माइनर ऑफ आई जे। यहाँ पर A23 का ही निकालना है। अब -1 की पावर ऊपर क्या लिखिएगा? यहाँ 23 है तो i2 है और j3 है, और ये क्या है? को फैक्टर, ओ सॉरी माइनर माइनर माइनर, जो कि मैं पीछे निकाल दूँ, वो क्या है? 4 आया था, तो यहाँ 4 लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया? -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, तो इसलिए माइनस रहेगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -4। अच्छा, -4 ऑप्शन में नहीं देगा वैसे -4 इसका आना चाहिए। आई डोंट नो क्या गलती हुई है, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे। आई थिंक इसका ऑप्शन -4 करेक्ट है, शायद इसमें मिस्टेक है, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। -4 ही इसका आंसर, इसी तरीके से निकाला जाता है, कोई और तरीका तो नहीं है। मैंने तो यही तरीका सीखा है और सिखाया है बच्चों को। तो ये -4 ही इसका आंसर है। आई थिंक ऑप्शन में गलती है, फिर भी मैं इसको देख लूँगा, ऑप्शन में मिस्टेक है वैसे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ, अब इस साइन का मतलब मुझे याद नहीं है बेसिकली, इसको क्या कहते थे? लैम्डा तो नहीं होता, ये एक साइन है स्पेसिफिक, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा। विल मेक द मैटर सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या है? कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। जब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसको मैं करके दिखाया था एक बार। इसका हमें डिटरमिनेंट लेना है और उसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि सिंगुलर वो बता रही है सिंगुलर है। ठीक है, ये हमारे पास है 3 8 1 2 -1 0 1 0। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर में? अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो एक एक बार पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। 3 8 फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 है 3, तो मैंने इस सिंबल की जगह रख दिया 3 1, और यहाँ पे क्या 2 -3 हो जाएगा, -1 1 0 1 0। तो
तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के देखें, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह आप 0 पुट करके देखें, फिर -3 पुट करके देखें, -1 पुट करके देखें, जिससे आपका डिटरमिनेंट 0 कैलकुलेटर में शो करा दे वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी किया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर की चीज़ें वैसे मैंने आप लोगों को सिखाई थी जब मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, इसलिए मैं भी ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, करके दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से ये सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हम आते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर। तो ये बन जाएगा मेरे पास, अभी क्या हो गया, 1 0। आई होप डिटरमिनेंट क्लियर होगा आप लोग को। ये 1 1 0 0, फिर हमारे पास ये सिंबल आ गया, आई डोंट नो व्हाट द इशू, 1 2 माइनस ये सिंबल 0 एंड 1। अच्छा जी, अब जब इसको इससे करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 0 -1 -8, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इसके अंदर। इसी तरह ये 1 1 से होगा और ये फिर 0 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया -3 -8 प्लस सिंबल इक्वल टू 0। जैसे बताया इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो -11 बन रहा है, ठीक है। 8 -3 और -8 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -11 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, 0 ये कट गया हमारे पास, तो ये बच गया, ये 0 हो गई, -3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 8 गया, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा ना, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो -3 प्लस सिंबल इक्वल टू 0। -3 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, +3 हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट जो है वो 3 आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। आई डोंट नो इसमें क्या मसला आ रहा है, खैर इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। मैंने सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है। अच्छा, क्विकली आगे बढ़ते हैं। द डिटरमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ। अब वो बोल रहा है जो डिटरमेंट है इस मैट्रिक्स का वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डैश। किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है? याद रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरह ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका जो डिटरमेंट होता है, एक तो जैसे हम डिटरमेंट निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हो, और एक और तरीका क्या होता है कि उसके डायगनल की जो वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 5 × 9, तो इसका जो डिटरमेंट आएगा वो 45 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैंने शायद पढ़ाते हुए बताई थी ये। तो इसके डायगनल को मल्टीप्लाई कर लें, तो वो कह रहा है जो डिटरमेंट होगा इसका वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मेन या प्रिंसिपल डायगनल। इसको हम कहते हैं मेन या प्रिंसिपल डायगनल, और इसको हम लीडिंग डायगनल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू है, मैट्रिक्स की पहली वैल्यू जिससे डायगनल निकल रहा है, तो उसको हम लीडिंग डायगनल भी कहते हैं, मेन भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू देखिए, 8 एमसीक्यू 2024 में आए हैं। लास्ट एमसीक्यू ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड है, तो 2x 3y 1z, ठीक है। 2x 3y 1z इक्वल टू 0, 1 - 1 2z इक्वल टू 0, एंड 3x + 2z। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होंगे, ये 2024 के एमसीक्यूज थे। अब हम मूव करते हैं। अच्छा, 2023 के एमसीक्यू, सबसे पहला फिल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पिछले साल भी मल्टीप्लिकेशन है 2024 में, तो 23 में मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, तो मल्टीप्लिकेशन आपसे टेस्ट की जाएगी, तो आप ये रेडीनेस के लिए, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में भी जैसे मैंने कहा बताया कि करी जा सकती है, मैं करवा चुका हूँ पहले क्लासों के अंदर, ठीक है। अभी मैं सिंपली आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो ये एक रो है, पहले तो ये चेक करना है कि मल्टी पॉसिबल है कि नहीं। तो ये हमारे पास 1 × 2 है, एक रो 2 कॉलम, और 2 × 2, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर है, ठीक है। पहली काम तो ये हो गया, चेक करना लाजमी है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम से मल्टी 2i मल्टी मतलब 2 आयोटा, आयोटा या आई नहीं आयोटा बेसिक, 2 आयोटा × 1 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा × आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये रो हो गई। अब इसके बाद अगली हमारे पास ये हो गया हमारे पास 4 आयोटा, और ये बन गया 0, तो ये 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये बन जाएगा -3, और ये 4 आयोटा ही रहेगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट की बारी आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पर सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास हमेशा 1 के बराबर आता है, तो याद रख लें, करके चेक भी कर लें कैलकुलेटर से भी, ये भी आपको चल जाएगा, ठीक है। अगले आता है थर्ड पे, इस स्केलर फॉर नॉन जीरो। अब स्केलर है, वो कह रहा है स्केलर कब होगा, स्केलर कब होता है हमारे पास, जब ए, अब ये डायगोनल में वैल्यूज हैं ए, सी और ई, वो कह रहा है स्केलर कब होगा, कौन सी कंडीशन होगी, अब ये स्केलर होगा। तो ए, सी और ई जब तीनों बराबर होंगे तब हम इसको स्केलर कहते हैं। आई होप ये वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल आ सकता है कि सर आइडेंटिटी भी तो हो सकता है 1 1, तो यहाँ 1 की कोई कंडीशन दी नहीं गई, तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे द माइनर ऑफ, माइनर अभी हमने किया, माइनर किसका निकालना भाई, माइनर ऑफ पी। अच्छा, पी का माइनर निकालना है, तो इसकी रॉ और कॉलम को कट कर देते हैं, तो बच गया 1 -1 1 एंड 0, तो 1 0 0, ये माइनस और फिर -1, तो +1 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज, अच्छा अब वो कह रहे हैं अगर इसका डिटरमिनेंट ये है डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है, और हो सकता है और नाम भी हो, मैं इसको डेल्टा कहता हूँ। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज डेल्टा देन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज, अब कह रहे हैं इसका जो डिटरमिनेंट है वो डेल्टा आया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। पहली वाले कॉलम में देखे 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लूँगा 3 को, और तीसरे वाले कॉलम में भी 3 कॉमन है, तो कॉमन ले लूँगा। जब मैं कॉमन ले लूँगा अंदर क्या बचेगा, ए, डी, जी, बी, ई, एच, सी, एफ और आई। अब ये जो बच गया है ये वाला, इसका डिटरमिनेंट बताया हुआ है ये, ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम, सॉरी इसकी जगह हम लिख देंगे डेल्टा, तो आंसर आ जाएगा 9 डेल्टा, बस सिंपल। इस तरह के एमसीक्यूज आने के बहुत चांस है, क्योंकि आई थिंक ये रिपीट भी हुए हैं, तो ये ज़रूर आएगा। मल्टीप्लिकेशन आपसे ज़रूर टेस्ट की जाएगी, आपसे डिटरमिनेंट ज़रूर टेस्ट किया जाएगा, आपसे इस तरह का एमसीक्यू ज़रूर टेस्ट किया जाएगा, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ी पक्की होनी चाहिए। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक प्रॉपर्टी से वो रिलेट करता है। अच्छा, 2 मैट्रिक्स है, दोनों पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ट्रांसपोज लगा के बता दे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोज से रॉ को कॉलम में चेंज करता है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। इससे पीछे भी आपसे प्रॉपर्टी पूछी गई, यहाँ भी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का सवाल भी आने के बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब आपको जो भी सवाल दिया गया वो ये वाली फॉर्म दी गई है, अगर आप देखें गौर से, तो आपको ये वाली राइट हैंड साइड दी गई है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब लेफ्ट और राइट में फ़र्क क्या दिख रहा है, एक तो होल पे ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है, सही है, इसका मतलब ए बी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। और अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ए पहले है बी बाद में, मतलब रेसिप्रो उल्टा करके लिखा गया है, तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है यहाँ पर वो ए मैट्रिक्स है, तो पहले मुझे देखना है कि ए बी सी डी कहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी डी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए मल्टीप्लाई बाय बी होल ब्रैकेट ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है, गिवन स्टेटमेंट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस जिसमें कांस्टेंट नहीं होता या कांस्टेंट 0 के बराबर होता है, इसको होमोजीनियस हम कहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको मैंने पढ़ाया था होमोजीनियस को, तो इसका सिंपल ऑप्शन हमारे पास सी है, जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें होमोजीनियस नहीं है। अच्छा जी, 8 वाला हमारे पास है द एडजॉइन ऑफ, अब एडजॉइन निकालना है, और सारे जो वैल्यूज़ है वो मतलब कॉलम और रॉ जो है वो आइडेंटिटी मतलब सारे सेम है। जब भी सारे सेम आए तो सिंपल है, इसका एडजॉइन जो हमारे पास आएगा वो 0 0 0 आएगा, तो याद रखना है, तो कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा हमारे 2021 के एमसीक्यू से कंटिन्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू एग्जैक्टली रिपीट हुआ एमसीक्यूज, ठीक है, ये इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 पे मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे में क्या कह रहा है, एमसीक्यूज नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। कह रहा है ये क्यू हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू सॉल्व करें और फिर उसका ट्रांसपोज बताएं किसके बराबर होगा। हमेशा याद रखें, मैं ये स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, पहले आप ये चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3, और ऑब्वियसली बात है क्यू है तो इसका भी 2/3, तो इसका कॉलम और इसकी रॉ ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर, भाई थोड़ी सी अक्ल लगानी है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें।
ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 पे मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में सबसे पहले चेक करें, जितने कॉमन निकल सकते हैं कॉमन निकालने की कोशिश करें, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें इन तरह के एमसीक्यूज के अंदर। आप देखिए पहली रो से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3 कॉमन लेने के बाद, 1 2 m 1 2 m a। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डिटरमिनेंट की, क्या प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पड़ी होंगी, तो अगर दो रो या दो कॉलम बराबर आ जाए उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो 3 0 0, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते थे, मैट्रिक्स इज इन। अब ये मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्री अपर ट्राइंगल या नॉन सिंगुलर। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम इसको कह सकते हैं ऑप्शन 2 अपर ट्राइंगल एंड नॉन सिंगुलर। अच्छा, अपर ट्राइंगल भी इसका ऑप्शन है सकता है, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखिए ये आ रहा है डिटरमिनेंट 1 3 3 3 2 6। मैंने प्रीवियस सवालों में बताया था इस तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट जो है नॉन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, 0 0। देखिए बड़ा चालाकी से खेला गया आपके साथ, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है और ऑप्शन को गो थ्रू जरूर करना है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं, ये आप लोग खुद करें, ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल मैं करा चुका हूँ इस तरह का एमसीक्यूज, कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान से एमसीक्यूज कर लेंगे। देखिए अगर मैं आपको बात करूँ तो किस किस तरह के एमसीक्यूज हर साल आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, प्रॉपर्टीज़ के सवाल आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिटरमिनेंट के सवाल दिख रहे हैं, माइनर को फैक्टर हर साल इस तरह आ रहा है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज बहुत आसान है, बस नॉलेज पक्की होनी चाहिए और सारे ऑप्शन को गो थ्रू कीजिएगा, याद रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिक्स की जो साइन और कॉस है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, साइन मल्टीप्लाई कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 + 1। तो अब आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सी लॉजिक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का होता है, और कॉसेक किसका होता है, साइन का होता है। इसका मतलब ये हमारे पास कट डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास कट डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी कट डाउन मतलब 0 नहीं हो जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा, 1 और 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वाली ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा। साइन प्लस कॉस है, कुछ नहीं हो सकता, सेक प्लस कॉसेक का भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है 6 का, वो है सी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इफ़ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 9 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो 9 है, तो वैल्यू एक्स की क्या होगी। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं कहूँगा ये भी आप लोग खुद ट्राई करें। एमसीक्यू नंबर 7, आपने डिटरमिनेंट निकालना है, उसको इक्वल टू 9 रखना है। सिंगुलर का मतलब क्या था, डिटरमिनेंट 0, तो इक्वल टू 0 रख के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पर इक्वल टू 9 रखेंगे, ठीक है। इसको ट्राई कर लें और आप लोग मुझे कमेंट बताएं क्या आंसर आ रहा है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8, हमारे पास क्या निकालना है, हमें यहाँ पर माइनर निकालना है, माइनर ऑफ एक्स। तो ये हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया, 1 × -2 और ये -8, तो -10 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। 9 पे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा था, को फैक्टर ऑफ एक्स, को फैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर क्या होगा, 3 + 1, जो पोजीशन एक्स की वो 3 + 1 है, और ये हो गया 2 3 6, और ये प्लस का 7, तो ये हो गया -1 की पावर 4, और ये हो गया 13। तो पावर जो है वो इवन है, तो ये पॉजिटिव 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर जो 10 है उसको समझना पड़ेगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 10 में आपने क्या करना है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज एक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस विल बी, अगर डिटरमिनेंट इसका एक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में प्लस प्लस है, इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों में, बहुत ध्यान समझिएगा। ए डी जी, ये 3A 3D एंड 3G, ये हो गया CFI, ये टूट गया। अगला मैट्रिक्स भी यही बनेगा, ADG। अब यहाँ पर B E और H आ गया, C F और I आ गया। अब जो ये है मेरे पास, ये फॉर्म जो है इसका डिटरमिनेंट इज एक्स मुझे दिया गया है, ये ADG BEH और CFI, इसका डिटरमिनेंट एक्स दिया गया, तो इसकी जगह पूरा आ जाएगा एक्स मेरे पास, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई, इसकी जगह एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लूँगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, ADG
अच्छा ए डी जी दो बार आ रहा है, ए डी एंड जी सी एफ आई। ए डी और जी कॉमन लेने के बाद सेम आ रहे हैं, तो जब दो कॉलम या दो रॉ सेम आ जाए उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो 3 × 0 प्लस एक्स, तो इसका आंसर एक्स आ जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, बड़ा सिंपल और लॉजिकल सवाल था ये। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 2021 के 11th वाले। इफ़ अ मैट्रिक्स इज गिवन एज 5b प्लस बी निकालना है, सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ डायगनल में ही वैल्यू है, 3 - 2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5b बराबर आ जाएगा 10001। सिंपल सा सवाल है। अब ये 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाके सबसे डिवाइड करा दो, तो 1/5 0 0 0 1/5 0 0 0 1/5। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है बी ऑप्शन मैच कर रहा है। आई होप 2021 के एमसीक्यू क्लियर हो गए, बहुत आसान थे लेकिन लॉजिकली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। पहला एमसीक्यू 2019 का हमारे पास है, विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मैट्रिक्स एन। एक एन मैट्रिक्स दिया हुआ, पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। n is a null matrix, n is a square matrix, n is a diagonal matrix। तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि रॉ और कॉलम बराबर है, और इसको हम डायगनल भी कह सकते हैं, ठीक है। नल नहीं कह सकते, डायगनल भी कह सकते हैं, डायगनल की ही प्रॉपर्टी में आता है। अब हो सकता है बच्चे स्टूडेंट के आइडेंटिटी क्यों नहीं कह रहे भाई, आइडेंटिटी ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको डायगनल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा डी, जो कि 2 और 3 है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैट्रिक्स एम क्वेश्चन मार्क 0 n वेयर m इज बिगर देन 0, n इज बिगर द डिटरमिनेंट इज, m की वैल्यू और n की वैल्यू बड़ी है तो डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, हमारे पास 0 से बड़ी है हमारे पास m और n की वैल्यू, ठीक है। तो m और n की अगर वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ सकता है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आ सकता है। आई थिंक इसका पॉजिटिव ही आंसर होगा। और क्योंकि हम m और n को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कोई भी नंबर आ जाए वो उसको 0 ही कर देगा, ठीक है। इसका इस पॉजिटिव होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इस पॉजिटिव होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और कोई ऑप्शन बनता नहीं है इसके अंदर, नेगेटिव नहीं हो सकता क्यों। अच्छा n की वैल्यू भी बड़ी है और m की वैल्यू भी बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल m इज़ बिगर देन 0, n इज़ लेसर देन 0, अगर ये कर दी हरकत तो फिर ये ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि m के लिए बड़ी है 0 से। फॉर एग्जांपल आपने ले ली 1 और इसके लिए छोटी है, इसको आपने -1 ले लिया, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। इन चीज़ों से ध्यान रखिएगा, इस तरह आपके साथ खेला जा सकता है पेपर के अंदर। MCQ नंबर 3, n - m इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी हैव। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A ट्रांसपोज बराबर होता है -a के, ठीक है। हमें ये फॉर्म दी गई है, ट्रांसपोज वाली फॉर्म बतानी है। ये वाली फॉर्म क्या दी हुई है मुझे, n - m दी हुई है ये वाली साइड, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं ये वाली साइड लिखूंगा, ट्रांसपोर्ट वाली साइड लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, m - n की पावर ट्रांसपोज। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड में माइनस मल्टीप्लाई होता है, माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज कर देगा। तो जब मैं m - n यहाँ पर इस तरह लिखूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का m हो जाएगा, ये प्लस का n हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर n - m लिखा हुआ है। जब हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो इसके m - n के ऊपर ट्रांसपोज लगा के लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए है। अच्छा फोर्थ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कंडीशन आप याद रख लीजिएगा। ये कह रहा है डिटरमिनेंट कैन बी ऑल्सो, डिटरमिनेंट जो इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस ऐसे डिटरमिनेंट निकाले या इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाले, दोनों में सेम आता है। तो ये फॉर्म आप याद रख लें तो बेहतर रहेगा, कोई इतनी मुश्किल फॉर्म नहीं याद रखना, ठीक है। या सिंपल है, आपके पास जब भी आपके पास जो पहली हमारे पास कॉलम होगा, अगर वो किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा हो और माइनस हो रहा हो सेकंड वाले कॉलम से, तो वो हमारे पास सेम डिटरमिनेंट देता है। या तो इस तरीके से याद रख लें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। MCQs नंबर 5 पे मूव करते हैं। MCQs नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ़ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स m देन द m विल बी, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका m फॉर्म बतानी है, तो ये बन जाएगा -1m, ये 2 + n। अगर 5 का स्क्वायर लिख दे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, तो 25 और ये -3। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ये वाला आप लोगों को क्लियर होगा। अब 9 पे आते हैं, लास्ट वाला MCQ इसका हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ -1, -1, I प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है।
तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम। -1 अच्छा, रूट आई किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। थोड़ा सा खेला गया यहाँ पर आप लोगों के साथ। -1 और आई हो गया, ये हो गया मेरे पास आयोटा, आई मतलब आयोटा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आयोटा के लिए रूट -1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये 1/2 है और ये 2/1 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा हो गया। आई थिंक ये ज़ीरो आ गया, इसका आंसर तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, इसका ज़ीरो हो गया। तो ये मेरे पास MCQs थे 2000 क्या कहते हैं 2019 के हमने MCQs किए। अच्छा जी, तो यहाँ पर अच्छा एक एक चीज़ मुझे ध्यान में भी आई, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा आई थिंक। अब ए क्यों करेक्ट होगा, यहाँ बड़ी बड़ी चालाकी से, अब बड़ा ध्यान रखना है आपने इसके MCQs में। देखें मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ध्यान रखना है। देखें इसके अंदर क्या, अच्छा ये मैंने मिटा देगा, ये देखें ये है लिखा हुआ, ये मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो ये -1 -m 2 + n 25 -3। ऑप्शन ए के अंदर माइनस कॉमन लिया हुआ, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 + m -2 -n नेगेटिव का 25 और 3 पॉजिटिव का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये नहीं है करेक्ट। बहुत ही ध्यान से ऑप्शंस को गो थ्रू करना है। देखिए यहाँ मुझसे भी गलती होगी तो बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास MCQs थे 2019 के। आई होप क्लियर होंगे, इतने मुश्किल MCQs नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग खुद कर लेंगे, ये आपने खुद करना है। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये भी आपने खुद ट्राई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ये भी आपने खुद ट्राई करना है। इसका ऑप्शन भी सिंपल है। अच्छा इसका ऑप्शन सिंपल, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने बहुत सारे करवा दिए, तो आप लोग खुद भी थोड़ा ट्राई करें ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस हो। ये मल्टीप्लिकेशन खुद ट्राई करें, ठीक है। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट -2 के बराबर, तो -2 इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल, जीरो है पहले, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना। तो -x बीच वाली वैल्यू आएगी एक्स सिर्फ, उसमें 1 1 3 1 बच गया, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों पे जीरो है। अगर मैं लिख भी दूंगा तो वो जीरो हो जाना मल्टीप्लाई होके। तो ये बन जाएगा -2 इक्वल टू -x, क्योंकि हम सेंटर वाली जो भी वैल्यू लेते हैं डिटरमिनेंट में, वो उसके साइन चेंज करके लेते हैं, तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। तो 1 - 3, तो -2 इज इक्वल टू -x -2, तो -2 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा 2018 भी होगा कंप्लीट। ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड MCQs है, ये भी रिपीटेड MCQs है, ये भी रिपीटेड MCQs है। तो अगर आप देखें रिपीट हुए हैं MCQs, कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MCQs कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ी वीडियो होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम